नमस्कार साथियों, आरपीसी तरंग पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। आज अपना है साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर कौन सा 9। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं। जो अपना चल रहा है वो कौन सा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। एक पार्ट हम इसका कर चुके हैं। कौन सा पार्ट कर चुके हैं भाई? तो मेंटल हेल्थ वाला जो पार्ट है, मानसिक स्वास्थ्य वाला, ये हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। समायोजन का कुछ पार्ट अपने बच गया था, तो वो आज हम देख रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 4 आपका आज की वीडियो में एंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम इसको वापस से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे भाई? समायोजन देख रहे थे। समायोजन का मतलब क्या है? तो समायोजन का मतलब हमने देखा था, व्यक्ति जो है क्या करता है, अगर वातावरण में अपनी आवश्यकताओं के साथ अगर तालमेल बिठा लेता है तो उसको ही क्या कहते हैं? हम समायोजन कहते हैं। जैसे व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं हैं, ठीक है, वातावरण में, तो उनकी अगर वो पूर्ति कर लेता है तो समायोजन हो गया। अगर पूर्ति नहीं कर पाता है तो वो कुसमायोजन हो गया। ठीक है, तो संतुलन बनाए रखना ही क्या है? इजी भाषा में वातावरण के साथ में संतुलन को बनाए रखेंगे तो वही क्या है? समायोजन है, एडजस्टमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस देखी थी हमने। बीएफ स्किनर की देखी थी कि समायोजन क्या है भाई? एक लर्निंग प्रोसेस है। स्किनर साहब बोल रहे हैं कि समायोजन क्या है? एक लर्निंग प्रोसेस है। जेम्स सी कोलमैन बोल रहे हैं कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और दबावों से निपटने के लिए क्या है? समायोजन क्या है? तो समायोजन जो है भाई अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और दबावों से निपटने के लिए क्या है? जो भी व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे प्रयास है उनका क्या है? रिजल्ट है, परिणाम है। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? कोलमैन बोल रहे हैं। कोलमैन जी बोल रहे हैं कि प्रयास करो, परिणाम मिल जाएगा। ठीक है, फिर गेट्स की परिभाषा आती है, तो ये मैंने शॉर्ट में लिखी हुई है। तो गेट्स जी बोलते हैं कि समायोजन क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है भाई? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुकेगी नहीं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा क्या होता है? व्यक्ति और वातावरण के मध्य संतुलन बनाए रहेगा और व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड यही है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है समायोजन। ठीक है, अब बोरिंग जी क्या कहते हैं? तो बोरिंग जी बोल रहे हैं कि समायोजन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या है? अपनी आवश्यकताओं को और उनको प्रभावित करने वाली परिस्थितियां जो है उनमें संतुलन करते हैं। तो ये जो है भाई, ये वर्ड अगर आपको याद रहेंगे तो हम क्या है? आंसर में पकड़ लेंगे। ठीक है, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो निरंतर चलना है, तो निरंतर चलते हुए कहाँ जाना है? गेट के पास जाना है। ठीक है, परिस्थितियों में संतुलन करके क्या करेंगे? परिस्थितियों में संतुलन ही करते रहेंगे तो बोरिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान में रख लें। परिस्थितियाँ आती रहेंगी, बार बार संतुलन करते रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे तो बोरिंग हो जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ याद कराने के लिए है। ठीक है, अब हम आगे चल सकते हैं। तो देखिए, वापस देखिए, समायोजन की कुछ विशेषता बताई थी कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, प्रेरणा और आवश्यकता से प्रारंभ होती है। ठीक है भाई, प्रेरणा और आवश्यकता से प्रारंभ होती है, सही है। विविध अनुक्रियाएं होती है इसमें। क्या बताया आपको? विविध टाइप की अनुक्रियाएं होती है, अनुकूलन होता है, लोचशीलता होती है, जागरूकता बढ़ती है और संवेदी समझ भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये सब बताया था। फिर बताया था कि जो ये क्या होती है भाई? द्विध्रुवीय होती है, समायोजन और कुसमायोजन इसमें मिलता है। ठीक है, और क्या बताया था? तो अच्छे समायोजन की विशेषताएं बताई थी। क्या क्या बताई थी? अच्छे समायोजन की विशेषता, आकांक्षा का जो लेवल है आपका वो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। लक्ष्य आपके टारगेट स्पष्ट हो जाएंगे, दूसरों में दोष आप नहीं निकालेंगे। ठीक है, और आत्मसम्मान और दूसरों का सम्मान करेंगे। ठीक है, और ये जो ऊपर बताई थी सारी, ये सब भी इसमें आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि अनुकूलन और लोचशीलता वाला आ जाएगा इसमें। और क्या आ जाएगा? तो और ये है समाज के प्रति जागरूकता आ जाएगी। ठीक है, समाज के प्रति जागरूकता भी आ जाएगी। तो ये कुछ क्या है? समायोजन की विशेषताएं हैं। ठीक है, अब हमने टाइप भी देखे थे समायोजन के टाइप बताए थे मैंने 3 टाइप, जैविक, सामाजिक और स्वयं के साथ। क्या बताए थे? जैविक, सामाजिक, स्वयं के साथ। और एक और आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या? रचनात्मक। ठीक है, तो ये 4 टाइप हो गए यहाँ पे। जैविक में क्या बताया था? जैविक में जो है इसमें क्या करते हैं? शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। क्या करते हैं? फिजिकल नीड्स की पूर्ति करते हैं। जैसे कि भोजन लग रहा है, भोजन की प्राप्ति के लिए क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे, भूख लगेगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा जैविक समायोजन में। फिर है सामाजिक पर्यावरण। तो सामाजिक पर्यावरण के साथ में रखना है समायोजन। तो इसमें क्या करेंगे? समाज के जो लोग हैं इनके साथ में आपको समायोजन करना है। समाज में जो दूसरे लोग हैं उनके साथ में समायोजन करना है, एडजस्टमेंट करना सीखना है। सामाजिक में नाम से ही स्पष्ट है।
थर्ड आता है स्वयं के साथ, अपने साथ क्या है समायोजन करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आपके जो भी क्या है संवेग है, इमोशन है, मूल प्रवृत्ति है, भावनाएं हैं, उनके साथ में आपको समायोजन करना है। ठीक है, एक आ गया ये रचनात्मक। रचनात्मक में क्या करेंगे, कुछ क्रिएटिविटी करके, चित्र बना करके इस टाइप से आप क्या करेंगे, समायोजन करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप्स अपन ने देख लिए। अब आ जाइए, अब ये कुछ नई बातें आज की क्लास में। ठीक है, अब तक तो हमने पुराना जो था वो फटाफट से रिवाइज कर लिया था समायोजन के बारे में। चलिए, तो अब आते हैं समायोजन के प्रतिमान के बारे में। तो समायोजन के कितने प्रतिमान हैं, तो समायोजन के 2 टाइप के हैं, एक तो व्यवहारवादी हैं और दूसरे हैं मनोविश्लेषणवादी। कौन से हैं भाई, व्यवहारवादी और मनोविश्लेषणवादी। तो जो व्यवहारवादी है ये तो बोल रहे हैं कि क्या है भाई, व्यवहारवादियों ने तो बोल दिया कि मानव शरीर को मशीन यंत्रवत माना है। मानव का जो शरीर है उसको व्यवहारवादियों ने क्या मान लिया भाई, मशीन के समान मान लिया, यंत्रवत मान लिया। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अब मनोविश्लेषणवादी, मनोविश्लेषणवादी में क्या है भाई, इसके समर्थक है कौन, तो ये है सिगमंड फ्राइड। ठीक है, सिगमंड फ्राइड है और इन्होंने इसको 3 टाइप में बांट दिया है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं भाई कि मनोविश्लेषणवादी में क्या होगा, इड होगा, ईगो होगा और सुपर ईगो होगा। क्या होगा, इदम, अहम और परम अहम जो है इनमें मिलेगा। अब इड जो है वो तो आपके अचेतन मन में होगा, अहम ईगो जो है अर्धचेतन मन में, और सुपर ईगो जो है भाई ये चेतन मन में मिलेगा। और यहाँ पे बताया है कि जो भाई अचेतन मन है वो उसी को क्या कहते हैं, समायोजन की कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, समायोजन की कुंजी कहते हैं। और जो दमित इच्छाएं, आपकी दबी हुई जो इच्छाएं हैं वो भी इसमें ही चलती है, अचेतन मन में। ठीक है, जैसे कि क्या आ जाएंगी भाई इसमें, जैसे कि आपने आ जाएंगे संवेग, ठीक है, इमोशन आ जाएगी, मूल प्रवृत्ति आ जाएगी, भावनाएं आ जाएंगी। ये सभी क्या है, इड वाले में, इसमें अचेतन मन में चलती है। ठीक है, अब जो है अचेतन मन पर नियंत्रण तो समायोजन कर लेता है। ठीक है, और ये क्या है, सुख के नियम का पालन भी करता है। क्या करता है भाई, ये सुख के नियम का पालन भी करता है। कौन सा, अचेतन मन क्या है, समायोजन की कुंजी है, दमित इच्छा है, इसमें ही आती है, सुख का नियम है। ठीक है, तो ये सब आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो व्यवहारवादी तो क्या बोल रहे हैं, इन्होंने तो मानव शरीर को मशीन की तरह ही मान लिया है। ठीक है, यंत्रवत मान लिया। और मनोविश्लेषणवादी जी ने बता दिया 3 टाइप हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो 3 टाइप कौन कौन से बताए हैं, ये बताए हैं भाई, इड, ईगो और सुपर ईगो। ये याद रखना है, अचेतन मन, अर्धचेतन और फिर चेतन। ठीक है, अब ये है भाई समायोजन तंत्र। समायोजन तंत्र जिसको हम क्या कहते हैं, या फिर मनोरचनाएं आ जाए, तो ये आपको बताना है कि जो सिगमंड फ्राइड है, कौन है भाई, जो सिगमंड फ्राइड हैं, इन्होंने क्या किया है, अपने मनोविश्लेषणवाद में क्या बताया है, 3 टाइप के मन बताए हैं। क्या बताए हैं, 3 टाइप के मन बताए हैं। ठीक है, तो मन की बात यहाँ पे कीजिए। तो ये हैं भाई, एक तो अचेतन मन हो गया, अर्धचेतन हो गया और चेतन मन, ये तीनों इन्होंने बताए हैं। और इसी के साथ में यहाँ पे देखें कि अचेतन मन जो है ये तो आपका 90% होता है। अर्धचेतन मन के बारे में कुछ बोला नहीं इन्होंने ज़्यादा, बस यही है कि जो जितना अधिक सुरक्षित होता है व्यक्ति उतना ही समायोजित कर लेता है, इसका काम है ये। ठीक है, जितना ज़्यादा क्या होगा, इंसान सुरक्षित होगा उतना ही समायोजित होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और चेतन मन जो है ये आपका आता है ओनली 10%, तो ओनली 10% ये है चेतन मन, और अचेतन मन है 90%। अब यहाँ पे देखिए क्या देखेंगे कि जो ये है भाई अचेतन मन, इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें अभी आपको बताया है कि इसमें ही मूल प्रवृत्ति आ जाएगी, संवेग आ जाएगा, भावनाएं आ जाएंगी, दमित इच्छाएं आ जाएंगी। और जो इड वाला पार्ट है, इड वाला पार्ट जो है वो भी इसमें ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बताया ही था अभी, वही बात वापस से है। ठीक है, उसी बात को वापस घुमा फिरा के लिखा है और कुछ नहीं किया है। तो ये हो गया अचेतन मन, इसमें ये सब आ गई, इड वाली बातें आ गई। अहम ईगो में क्या आ गया, अर्धचेतन मन, यही आपको पहले बताया था अभी, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का, वही है ये। अब आपसे बस ये ऐसे पूछ ले समायोजन तंत्र मनोरचना है, इसलिए वापस ऐसे बता दिया आपको। अब ये जो है भाई चेतन मन के अंडर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सुपर ईगो, परम अहम वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। और क्या है, हम इसमें देख सकते हैं कि यह क्या है, ईगो अर्धचेतन मन और अहम के असुरक्षित होने पे बचाता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं हैं किसकी,
मनोरचनाओं की। क्या विशेषता है कि ये आपका जो ईगो है, अर्धचेतन मन है, मतलब इसके और अहम के, यही इसके नाम है। अहम आ जाए, ईगो आ जाए, अर्धचेतन मन आ जाए, तो इसमें क्या करेंगे, असुरक्षित अगर आप हो रहे हैं, ठीक है, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो आपको क्या करेगा, ये बचाएगा, ठीक है, बचाएगा, ठीक है। और अचेतन मन और चेतन मन जो है, ये स्तर पर मनोरचनाओं का निर्माण होता है, ठीक है। अचेतन पे और चेतन पे क्या होता है, मनोरचनाओं का निर्माण होता है। मनोरचना क्या है, प्रतिक्रिया करने की एक प्रक्रिया है, और वास्तविकता को क्या कर देती है, अलग कर देती है। तो इस तरह से कुछ अपने ये देख लिया। अब इसके बाद में अपने पास क्या आता है, तो इसके बाद में अपने आती है मनोरचनाएं के प्रकार, ठीक है, आता है मनोरचना के प्रकार आते हैं। तो इसमें ये 2 टाइप के होते हैं भाई। तो 2 टाइप के कौन कौन से हो गए, एक तो ये आ गए प्राथमिक, कौन से हो गए, प्राथमिक हो गए। दूसरे हो गए गौण, ठीक है, कौन से हो गए, गौण हो गए। अब प्राथमिक जो है, इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें ये आ जाएंगे, एक तो दमन आ जाएगा, ठीक है, दमन आ गया, समन आ गया, अंतर्बाधा भी इसी में आएगी, ठीक है, अंतर्बाधा आ गई। और क्या आएगा, इसके अलावा प्रतिगमन आ जाएगा, ठीक है, प्रतिगमन भी आ गया, रूपांतरण आ जाएगा, उन्नयन आ जाएगा, प्रतिक्रिया आ जाएगी, और युक्तिकरण। तो इस तरह से और यहाँ पे चलेंगे, हम आगे देख लेंगे, ठीक है। ये सिर्फ अभी बताने के लिए, अभी इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे देख लेंगे। अब गौण में क्या आ जाएगा, गौण में अपने आ जाएगा वही तादात्म्यकरण आ जाएगा। अभी इन सबका वर्ड का मतलब अपन एक एक देखेंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। तादात्म्यकरण हो गया, अंतःक्षेपण हो गया, ठीक है, अंतःक्षेपण हो गया, फिर प्रक्षेपण हो गया, क्या हो गया, प्रक्षेपण आ गया, कल्पांत तरंग आ गया, कल्पना तरंग आ गया, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन आ गया, स्थानांतरण हो गया, ठीक है, स्थानांतरण भी हो गया इसमें, और क्षतिपूर्ति आ जाएगी, इसमें क्या आ जाएगा, क्षतिपूर्ति आ जाएगी, और वास्तविकता का क्या है, अस्वीकरण इसमें आ जाएगा। तो ये लगभग कितनी हो गई अपने 7, और एक और आपको बताइए कौन सी, वास्तविकता का क्या करेंगे, इसमें अस्वीकरण करेंगे। तो ये अपने ये हो गए हैं सारे कितने, प्राथमिक और गौण, ठीक है, मनोरचनाएं। अब हम क्या है, इन सबको आराम से पढ़ेंगे अभी जब हम PYQ करेंगे, क्योंकि उस बुक में लिखा ही हुआ है, वापस लिखने में क्या है, अपना टाइम ही वेस्ट होगा। यहाँ पे पढ़ना हमको एक ही क्लास में फटाफट कंप्लीट करना है, समझना है। अब मैं 2 बार लिखूँ तो उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, वहीं पे आपको 2 बार बता देंगे तो बात वही पड़ जाएगी, ठीक है। आपका टाइम बचे, इस तरह से क्या है, थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ती है, वरना देखो टाइम की अगर नहीं सोचे तो क्लास आराम से 2 घंटे 3 घंटे में भी पूरी हो सकती है, ये आपको भी पता है, ठीक है। कुसमायोजन, अब कुसमायोजन क्या है, तो समायोजन नहीं करेंगे तो इसके विपरीत जो परिस्थिति आएगी उसी को कुसमायोजन बोल देंगे। अब इसके 3 तरह के टाइप हैं मेनली, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप आते हैं, एक तो हो गया साधारण, गंभीर और अत्यधिक गंभीर। तो साधारण में तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल सी बातें करेंगे भाई, चोरी करेंगे या फिर झूठ बोलेंगे, ठीक है, चोरी करेंगे या झूठ बोलेंगे, तो साधारण कुसमायोजन हो गया। गंभीर में क्या करेंगे भाई, गंभीर में न्यूरोसिस, ठीक है, न्यूरोसिस के शिकार हो जाएंगे और उन्मादी हो जाएंगे, ठीक है, उन्मादी हो जाएंगे, न्यूरोसिस के शिकार हो जाएंगे। और अत्यधिक गंभीर के एग्जाम्पल है साइकोसिस या फिर पागलपन, क्या है, साइकोसिस या फिर पागलपन आ जाए तो अत्यधिक गंभीर वाला बताना है, न्यूरोसिस आ जाए या उन्मादी आए तो गंभीर बताना है, चोरी या झूठ नॉर्मल हो गए तो ये साधारण हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये कुसमायोजन के कुछ तत्व हैं, कौन कौन से हैं, तनाव है, भग्नाशय है, कुंठा है, अंतर्द्वंद है, चिंता है और दबाव है, ठीक है। अब तनाव क्या होता है, तो तनाव जो है इसमें आता है भाई, व्यक्ति जो है क्या है, वातावरण या समय की मांग के अनुसार जब अपना कार्य नहीं कर पाते तो क्या हो जाते हैं, तनाव का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। अब समय की मांग है कि आपको तैयारी करनी है पर आप तैयारी नहीं कर पा रहे तो आप तनाव का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तनाव का है, तनाव के बारे में आपने देखा, आपको पता ही है। फिर ये भग्नाशा कुंठा, ये क्या है भाई, तो ये है भग्न प्लस आशा, ठीक है, नाम से ही आपको दिख रहा होगा कि इसका मतलब क्या है, भग्न प्लस आशा, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है इसका मतलब कि आशा आपकी भग्न हो गई, तो क्या मतलब निकाला आपने यहाँ से, आशा का टूटना, क्या हो गया, आशा का टूटना हो गया इसका मतलब, ठीक है। तो किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने पर
व्यवहार में जो उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव है वो क्या कहलाता है? भग्नाशा कहलाता है। ठीक है, भग्नाशा या कुंठा वो कहलाता है। क्या कहलाता है? वापस से बताते हैं कि जो हमारी किसी इच्छा या आवश्यकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे। वही बात बताई मैंने भी आपको। क्या बताया? आपकी अगर कुछ इच्छा है, आवश्यकता है, अगर उसमें क्या पड़ जाए? बाधा पड़ जाए। ठीक है, इसमें बाधा आ जाए तो इससे जो उत्पन्न होगा उसी को क्या बोल रहे हैं अपन? उससे जो तनाव उत्पन्न होगा इसी को हम भग्नाशा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब है भाई अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद क्या है? तो क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये सारी स्थिति इसमें आती है। ठीक है, अंदर ही अंदर सवाल चलते रहते हैं। अंतर्द्वंद में क्या है? क्या करूँ क्या न करूँ, ये यहाँ पे चलता रहता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलें। चिंता। चिंता में क्या आ जाएगा? तो चिंता में जो है वही आ जाएगा। क्या आएगा इसमें चिंता में? तो इसमें जो सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है वो पूरा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड ने ये दिया है। ठीक है, सिगमंड फ्राइड का जो मनोविश्लेषणवाद का अभी सिद्धांत देखा, जिसमें हमने 3 मन की बात की थी। एक तो अचेतन मन की, फिर आया था अपने अर्धचेतन। ठीक है, अर्धचेतन आया था, देन हमारा लास्ट आया था कौन सा? चेतन। ठीक है, तो ये 3 टाइप के जो मन हैं वो इसमें आ जाएंगे चिंता वाले के अंतर्गत। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड ने ये दिया है। और अचेतन मन में क्या आता है? तो अचेतन मन में जो दमित इच्छा है इसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, दमित इच्छा इसमें आ जाएगी। समायोजन की कुंजी भी यही वाला मन है। ये सब हम देख चुके हैं आराम से। और फिर लास्ट है आपके पास दबाव। तो दबाव में क्या होगा? दबाव जो है भाई ये प्रतियोगिता के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण होता है? प्रतियोगिता, कंपटीशन के कारण ये है उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रतियोगिता के कारण उत्पन्न होता है। और व्यक्ति क्या करता है? अपने आत्मसम्मान के लिए दबाव महसूस करता है। क्या करता है? अपने जो आत्मसम्मान है भाई उसके लिए क्या करता है? दबाव महसूस करता है इंसान। ठीक है, व्यक्ति आत्मसम्मान के लिए दबाव महसूस। ठीक है, अब इसमें भी 3 टाइप है इसके। अगर आप देखना चाहें तो दबाव के 3 टाइप है। कौन कौन से हैं? तो एक आ जाएगा आपके भौतिक वाला, फिजिकल आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा मनोवैज्ञानिक। कौन सा आ जाएगा? मनोवैज्ञानिक आ जाएगा। 3rd नंबर पे आ जाएगा सामाजिक। ठीक है, तो ये तीनों दबाव के टाइप हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, वैसे डायरेक्ट ये पूछता है। तो ये सारा अपन ने थ्योरी लगभग कंप्लीट कर ली। जो अपन अब देखेंगे मनोसंरचना के टाइप देखें अपन ने, प्राथमिक और गौण, वो हम PYQ के साथ ही कवर कर लेंगे। ठीक है, तो PYQ की तरफ अब हमें चलना चाहिए, आई होप। तो चलते हैं। तो चलिए, ये है अपने क्या PYQ क्वेश्चन। तो लास्ट क्लास में हमने इस क्वेश्चन पे क्या है अपनी वीडियो एंड की थी कि इसका डिटेल आप पढ़ के आएँ। ठीक है, ये वाला हमने कंप्लीट कर ही लिया था। ठीक है, चलिए, तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? रक्षात्मक युक्ति कहलाती है, अवधान प्राप्ति, प्रत्यक्ष बाधा निवारण या लक्ष्यों का विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर है कि रक्षा संबंधी युक्तियां लगाएंगे तनाव को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट अपना आंसर है यहाँ पे। इसमें है तनाव व्यक्ति की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है। गेट्स व अन्य के अनुसार तनाव जो है असंतुलन की दशा है जो प्राणी को उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तनाव को कम करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये विधियाँ बताई गई हैं। तो इन्होंने ये जो बोला है ये तो आपने देख ही लिया। क्या बोला है भाई इन्होंने कि जो है तनाव क्या है? असंतुलन की दशा है। क्या बात बोली? पहली तो तनाव है भाई असंतुलन की दशा जो क्या करती है? प्राणी को उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, और इसको कम करने के लिए क्या है? तनाव को कम करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप की ये विधियाँ बताई गई है कुछ। तो डायरेक्ट में तो आ जाएगा कि बाधा का निवारण कर दो। ठीक है, अन्य उपायों की खोज कर लो, अन्य टारगेट का प्रतिस्थापन कर लो और व्याख्या और निर्णय कर लो। ठीक है, ये तो डायरेक्ट में आ गया। अब इनडायरेक्ट में क्या होगा? इनडायरेक्ट में शोधन कर लो, पृथक्करण कर लो, प्रत्यावर्तन, दिवा स्वप्न, आत्मीकरण, निर्भरता, औचित्य स्थापन, दमन, प्रक्षेपण, क्षतिपूर्ति, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है। तो प्रत्यक्ष पूछा है, तो प्रत्यक्ष में हमने क्या क्या देखे थे, वापस देखो। तो प्रत्यक्ष में हमने देखे थे बाधा का निवारण, बाधा को हटाना है, डिफिकल्टीज को हटाना है, अन्य उपायों की खोज करना है, अदर उपाय ढूंढने हैं, अन्य टारगेट्स का प्रतिस्थापन करना है, व्याख्या करनी है, निर्णय करना है। इसके अलावा जो भी है अपन को इसमें कर देना है अप्रत्यक्ष में। प्रत्यक्ष पूछा है प्रतिगमन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, दमन या प्रक्षेपण। तो लक्ष्यों का प्रतिस्थापन जो है हम इसमें करते हैं, टारगेट्स को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, ये सही है प्रत्यक्ष में। और ये प्रतिगमन, दमन, प्रक्षेपण ये सब इनडायरेक्ट में करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है। रक्षा युक्ति का कौन सा प्रकार नहीं है भाई, उदात्तीकरण, पश्चगमन, समायोजन या क्षतिपूर्ति। तो रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है पूछा है, तो समायोजन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रक्षा युक्ति का प्रकार ये नहीं है। नेक्स्ट है रक्षा युक्तियां हैं। तो रक्षा युक्तियां क्या हैं भाई, अहम सुरक्षात्मक है, सामाजिक प्रक्रिया है, परामर्श प्रक्रिया है या संवेगात्मक है। तो रक्षा युक्तियां क्या है, ईगो सेंट्रिज्म, ठीक है, अहम सुरक्षात्मक है। रक्षा युक्तियों का प्रयोग सामान्यतः एक व्यक्ति डैश मन में करता है। तो रक्षा युक्तियों का प्रयोग कहाँ पे करता है भाई, अचेतन में, चेतन मन में, या दोनों में, या कोई नहीं में। तो रक्षा युक्तियों से जो बचने का काम, मतलब इनका यूज करेगा वो करेगा अपना अचेतन मन। ठीक है, अचेतन मन ही 90% काम कर रहा है। जितना ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे उतना ही एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दिया। ठीक, तनाव को घटाने और समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है, कौन सी है भाई, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ये तो सही है। बाधाओं को हटाने, रिमूविंग द बैरियर्स, ये भी सही है। उदात्तीकरण और शोधन, तो शोधन वाला चला गया किसमें, इनडायरेक्ट में। दूसरा मार्ग खोजना, ये तो सही है। तो उदात्तीकरण शोधन वाला चल गया इनडायरेक्ट में, इसलिए ये गलत है। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में, ये अपना बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी तनाव कम करने और अंतर्द्वंद का समाधान करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है, डायरेक्ट विधि नहीं है, वो बताना है। रुकावट दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना, उदात्तीकरण या दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन। तो रुकावट दूर करेंगे, रुकावट मतलब वही बाधा, बैरियर्स को दूर करेंगे, सही है। दूसरा रास्ता निकालेंगे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अदर गोल है, सही है। ये पूछ रहे नहीं है उदात्तीकरण। अब उदात्तीकरण जो है शोधन इसको बोलते हैं, ठीक है, उदात्तीकरण, शोधन, सब्लिमेशन। तो इनमें से कुछ आए तो ये है इनडायरेक्ट में, ठीक है, शोध कर रहे हैं इनडायरेक्ट में, तो ये वाला गलत है, इसलिए यही थर्ड वाला अपना आंसर हो जाएगा। और दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन हम करते ही हैं, ठीक है, तो ये सारा सही है। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत बता दिया, दूसरा रास्ता निकालना है, ना कि बैरियर बता दिया था अभी, तो इसको करेक्ट कर लो। तो दूसरा रास्ता मतलब अनदर पाथ देखना है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा लक्ष्य मतलब इसमें अपने आएगा कौन सा, अदर गोल का सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। तो ये वाला भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और गलत कौन सा हो गया, उदात्तीकरण शोध वाला गलत हो गया। नेक्स्ट आएगा तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्न में से कौन सा है, ठीक है। अप्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्न में से कौन सा है ये बताइए। तो अप्रत्यक्ष विधि में आत्मीकरण आएगा, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधा का निवारण या निर्णय। उसी क्वेश्चन को उल्टा घुमा के पूछा है और कुछ नहीं किया। इनडायरेक्ट विधि बतानी है अब की बार आपको, वहाँ पे पूछ रहा था कि भाई डायरेक्ट का उदाहरण कौन सा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा भाई, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन तो कर रहे हैं, ठीक है भाई, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन तो कर ही रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं अदर गोल का, ये तो सही है, डायरेक्ट में आता है ये तो। निर्णय वाली बात, तो निर्णय वाली बात भी डायरेक्ट में आती है। बाधा का निवारण कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं किसको, बैरियर को, ये भी सही है। जो आत्मीकरण वाली बात है ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे अप्रत्यक्ष विधि में चली जाएगी, तो ये वाला गलत है, इसलिए यही सही है। नेक्स्ट है तनाव को कम करने और अंतर्द्वंद को सुलझाने के लिए प्रत्यक्ष तरीके डायरेक्ट मेथड में कौन सा शामिल नहीं है। डायरेक्ट में कौन सा शामिल नहीं है भाई, रुकावट को नष्ट या दूर करना शामिल है, बैरियर हटाना है, दूसरा रास्ता निकाल रहे हैं, अदर पाथ चुन रहे हैं, सही है। दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन कर रहे हैं, ठीक है, ये भी सही है। अदर गोल्स का सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, अनिर्णय वाली कोई बात यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला गलत है।
और इन्होंने गलत ही पूछा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है? रक्षात्मक कौन सी नहीं है भाई? प्रतिगमन, साहचर्य, क्षतिपूर्ति या उद्दातीकरण। तो रक्षात्मक में जो है भाई ये पूछ रहे कौन सी नहीं है, तो प्रतिगमन है, क्षतिपूर्ति है, उदात्तीकरण है, लेकिन जो भाई साहचर्य है ये यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ दिए हैं इन्होंने प्रमुख रक्षात्मक क्रियाविधि, तो ये आपको याद कर लेनी है अच्छी तरह से। तो इसमें देखिए क्या क्या आ जाएगा, शोधन, मार्गांतीकरण, शुद्धिकरण या उद्दातीकरण या उन्नयन। अब इतने सारे वर्ड दे दिए, अब सिर्फ आप तो इंग्लिश का पकड़ो वर्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को पकड़ लो और अपने याद आ जाएगा भाई रक्षात्मक में आएगा, ये सब्लिमेशन रक्षात्मक में आएगा। फिर है पलायन या प्रतिगमन, इंग्लिश में रिग्रेशन है, पलायन प्रतिगमन। पलायन प्रतिगमन में क्या होता है, पीछे की ओर लौटते हैं अपन, क्या करते हैं पीछे की ओर इसमें लौटते हैं। ठीक है, और उद्दातीकरण में क्या करते हैं, तो उद्दातीकरण में जो है इसमें सृजनशील कार्य करते हैं। क्या करते हैं, क्रिएटिव कार्य यहाँ पे करते हैं। ठीक है, क्रिएटिव कार्य करते हैं, किसी समस्या का क्रिएटिव कार्य करते हैं, हाँ सही है, और सृजनशील कार्य, रचनात्मक कार्य इसमें करते हैं। ठीक है, पलायन का बता ही दिया, पीछे की ओर लौटते हैं। अब आता है औचित्य स्थापन, युक्तिकरण या तर्क संगतिकरण या फिर रेशनलाइजेशन, याद रखो सिर्फ, तो रेशनलाइजेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, युक्तिकरण, तर्क संगतिकरण और ये सब इसके नाम है। तो इसमें क्या करेंगे, तर्क देंगे, बहाना बनाएंगे, प्रतिक्रिया देंगे, ये सब इसमें करेंगे। ठीक है, दिवा स्वप्न, मन तरंग, कल्पना प्रवाह, डे ड्रीम्स या फिर फैंटेसी। तो इसमें क्या होगा, दिवा स्वप्न मन तरंग इसमें, तो इनमें क्या करेंगे, किसी भी प्रकार की समस्या को दूर कल्पना से ही देखते रहते हैं। ठीक है, क्या है मतलब खुली आंखों से सपना देखना, सिंपल भाषा में बोले तो खुली आंखों से क्या करेंगे भाई, सपना देखेंगे इनमें। तो ये हो गया दिवा स्वप्न, डे ड्रीम, फैंटेसी। अब दमन, दमन क्या है, दमन रिप्रेशन है। दमन में क्या होता है, वह मनोरचनाएं जिसमें घातक इच्छाएं होती है, स्मृतियाँ, भावनाएं, कष्टदायक आवेग, ये सब आते हैं। ठीक है, और ये क्या है, चेतना से अपने आप अलग हो जाते हैं। वापस बताती हूँ एक बार कि दमन में क्या होता है, वह मनोरचनाएं ये है जिसमें घातक इच्छाएं, स्मृतियाँ, भावना, कष्टदायक आवेग, इनका क्या है, चेतना से अपने आप अलग हो जाना ही दमन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में। फिर आता है प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन और प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन, फॉर्मेशन। ये सब यहाँ पे हो गया। प्रतिक्रिया निर्माण में क्या करेंगे, तो व्यवहार के विपरीत व्यवहार करेंगे, रिएक्शन फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे अपने पूछा गया था भाई, इन्होंने रक्षात्मक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये साहचर्य नहीं पढ़ा, बाकी सब हमने पढ़ लिए। 3-4 बार ये रिपीट ऑलरेडी हो चुका है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारे आपको याद कर लेने, 7 नाम तो यहाँ दिए ही हैं, और भी कुछ यहाँ पे दिए हैं, तो आपको शायद थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो अंतःप्रेक्षण है, क्या है भाई, अंतःप्रेक्षण है, इंट्रोजेक्शन। फिर है विस्थापन, विस्थापन में क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं ना। अंतःप्रेक्षण में क्या होता है, अंतःप्रेक्षण में स्वयं में ही पलायन कर लेते हैं, स्वयं में ही पलायन कर लेते हैं इसमें। ठीक है, विस्थापन में क्या होगा, तो विस्थापन में विस्थापन कर लेंगे। ठीक है, और शमन में क्या करेंगे, तो शमन में जो है जानबूझ के अलग हो जाएंगे। शमन सप्रेशन में क्या हो जाएंगे, जानबूझकर अलग होना है इसमें। वास्तविकता अस्वीकरण में क्या है, डेनियल ऑफ रियलिटी है, वास्तविकता का अस्वीकार कर देना है। पृथक्करण, ठीक है, पृथक्करण आ गया। फिर उसके बाद में क्या है, तादात्म्य स्थापित करना है, तादात्म्य स्थापित करना है, तादात्मीकरण है, तो नाम से यहाँ पे दिख रहा होगा, तादात्म्य स्थापित करना है। आइडेंटिफिकेशन करना है, कोई भी व्यक्ति जो है अपनी क्रिया और व्यवहार से दूसरे व्यक्ति की क्रिया व्यवहार को अपनाता है। ठीक है, आश्रित होना, डिपेंडेंट होना, ये सब क्या है अपने इसमें आ गए हैं, ये सब हमने इसमें देख लिया। ठीक है, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है, अब बता दो। ये 14 आपको बता दी हैं, इसके अलावा जो है भाई वो देखो यहाँ पे। प्रक्षेपण तो सही है, सामाजिक समायोजन ये नहीं देखा हमने, प्रतिगमन देख लिया, प्रतिक्रिया देख ली। ठीक है, तो हमने ये ही नहीं देखा है सामाजिक समायोजन, तो ये गलत है, रक्षात्मक युक्ति में ये नहीं आता है, तो ये गलत है, इसलिए यही आंसर है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी तकनीक व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित करने की सहायक नहीं है? दमन, प्रतिस्थापन, प्रतिगमन या पृथक्करण। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये पूछ रहा है नियंत्रित करने में सहायक नहीं है, तो दमन, प्रतिस्थापन और प्रतिगमन तो है, लेकिन जो भाई है पृथक्करण क्या करेगी यहाँ पे? नियंत्रित नहीं करेगी। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है? प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है? उत्तरदायित्व का स्थानांतरण है क्या? सचेतन व्यवहार है क्या? प्रतिरक्षा विवाद का साधन है या फिर व्यक्तित्व का क्या है? रक्षा कवच है। तो प्रतिरक्षा क्या है? व्यक्तित्व के, ये पर्सनैलिटी का क्या करना है? रक्षा कवच है, तो ये सही है बिल्कुल। तनावों को कम करने का प्रत्यक्ष तरीका क्या है भाई? तो ये है उदात्तीकरण। क्या है? उदात्तीकरण है। उदात्तीकरण में क्या बताया था आपको? सृजनशील कार्य करेंगे, क्रिएटिव कार्य करेंगे, तो क्रिएटिव कार्य से क्या है? तनाव थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये उदात्तीकरण में आता है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? उदात्तीकरण किसी घटना विशेष से हृदय परिवर्तन होना। जब किसी व्यक्ति का कोई कार्य असामाजिक हो और किसी घटना विशेष की वजह से वह असामाजिक कार्य सामाजिक हो जाए, तो इसको उदात्तीकरण कहते हैं। ठीक है, तो रचनात्मक कार्य हो गया ना यहाँ पे। जैसे कि भाई वाल्मीकि का डाकू से ऋषि बन जाना। क्या है? वाल्मीकि का डाकू से ऋषि बनना। सम्राट अशोक द्वारा कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा को अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मानसिक सुरक्षात्मक समायोजन युक्तियों में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उन्नत, अत्यंत विकसित और रचनात्मक है? ठीक है, तो कौन सी है भाई? उदात्तीकरण है, प्रक्षेपण है, औचित्य स्थापन है या प्रतिक्रिया निर्माण है? तो इन्होंने पूछा रचनात्मक, क्रिएटिव, तो ये आ गया भाई क्रिएटिव में। उदात्तीकरण शोधन, सब्लिमेशन आपको बताया ही था। ठीक है, तो आपको याद होगा ही, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन राइट है। शारीरिक रूप से दिव्यांग निर्योग्य विद्यार्थी शैक्षिक क्षेत्र में खूब मेहनत करके बोर्ड की परीक्षा में मेरिट में आता है, तो यह अहम रक्षा युक्ति क्या कहलाती है? तो इसमें भी वही होगा। क्या कर लिया भाई? बच्चा मेरिट में आ गया, खूब मेहनत कर ली, तो इसने क्या किया? अच्छा कार्य किया, क्रिएटिव कार्य किया, रचनात्मक कार्य किया, तो इसमें अपना यही आ जाएगा उदात्तीकरण शोधन वाला। ठीक है, वैसे इसका ज़्यादा राइट आंसर क्या होता? क्षतिपूर्ति होता। क्या होता? क्षतिपूर्ति होता, क्योंकि जो बच्चा है भाई, दिव्यांग बच्चा है, ये क्या है? खूब मेहनत करके जो भी कमी है थोड़ी बहुत उसकी क्षतिपूर्ति करके ही तो मेरिट में आ रहा है, तो ये क्षतिपूर्ति होना चाहिए था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे उदात्तीकरण लगाएंगे। और जो है आरपीएससी ने भी यही आंसर माना था। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखी हुई है बात। ठीक है, एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटनों पर चलता है, ये किसका उदाहरण है भाई? प्रतिगमन का, युक्तिकरण का, दमन का या फिर क्षतिपूर्ति का? तो 8 वर्षीय बच्चा है, वो क्या कर रहा है? अपने छोटे भाई की तरह घुटनों के बल चल रहा है, तो कौन से एग्जाम्पल में आएगा? ये पीछे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब ये तो 8 वर्षीय है, लेकिन इसका भाई तो छोटा है, तो इसकी तरह चल रहा है, तो क्या कर रहा है? वापस पीछे की तरफ आ रहा है, बैक आ रहा है, तो बैक आ रहा है, तो ये प्रतिगमन, पीछे की तरफ लौटना, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो देखो यहाँ पे ये लिखा है भाई, प्रतिगमन में क्या लिखा है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है भूतकाल में लौटना। ठीक है, भूतकाल में लौटना, पीछे की ओर लौटना। जब कोई व्यक्ति अपने स्तर से निम्न स्तर का कार्य, मतलब बालक जैसा व्यवहार करने लग जाए और व्यक्ति दबाव को कम करने के लिए अपने प्रारंभिक जीवन की यादों में, स्मृतियों में लौट जाए, जैसे बाल्यावस्था या जवानी के दिनों को याद करना, प्रतिगमन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया इन्होंने भाई, जब मैं छोटा था और गांव में रहता था तो दोस्तों के साथ खूब मस्ती करता था, दिन भर क्रिकेट खेलता था, और अब बड़ा हो गया हूँ, शहर में रहता हूँ, अब जब भी गांव में जाता हूँ तो उन्हीं पलों को याद करता हूँ और जीने की कोशिश करता हूँ। छोटे बच्चों के साथ घूमता हूँ, दिन भर उनके साथ क्रिकेट खेलता हूँ, अपने बचपन की यादें ताज़ा कर लेता हूँ। यही क्या है भाई? प्रतिगमन है। पीछे की यादें जो है ताज़ा कर रहा है, बैक जा रहा है, पीछे की ओर लौट रहा है। प्रति, पीछे, याद रखो। ठीक है, अर्थात जब व्यक्ति अपने निम्न स्तर की ओर चलता है, अपने स्तर से, तो उसको हम ये बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी वही है जो इन्होंने पूछा है, एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने पे चलता है। तो वैसे तो पैरों के बल चल सकता है, लेकिन छोटा भाई जो है भाई घुटनों के बल चल रहा है, तो ये भी क्या है? याद कर रहे हैं कि हम भी कभी ऐसे चलते थे। तो 8 वर्षीय जो भाई है भाई, ये क्या है? घुटनों की तरह चल रहे हैं, तो प्रतिगमन हो गया, पीछे की तरफ लौट रहा है। ठीक, अब देखिए यही क्वेश्चन इन्होंने वापस पूछा है भाई, एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा क्या है? अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धि के बारे में बताते रहते हैं। समायोजन क्रियाविधि का ये उदाहरण कौन सा है? तो ये आ जाएगा प्रतिगमन। जैसे कि अपने घर में कोई
जो भी है बड़े बुजुर्ग दादा दादी, तो ये वो क्या करते रहते हैं, अपने जो पहले का जीवन है उन्होंने जैसे भी कठिन संघर्ष किया था उसके बारे में बताते रहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, याद करते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो उसमें पीछे की ओर वो लौटते हैं, तो प्रतिगमन ये हो गया। ठीक है, प्रतिगमन और दमन, तो ऑप्शन थोड़ा ध्यान से पढ़ें, जरा सी आपकी सावधानी हटी और दुर्घटना घट जाएगी। ठीक है, तो जल्दबाजी में आते हुए भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। एक बुजुर्ग आदमी हमेशा जवानी के दिनों और उस समय के अपने बहादुरी के कार्यों का संस्मरण बताता है। कौन सी अहम रक्षा युक्ति है, वही आ जाएगा, वही पीछे की तरफ लौट रहे ना, प्रतिगमन कर रहे हैं। ठीक है, अपनी जवानी के दिन याद कर रहे हैं, अपनी बहादुरी के कार्यों का संस्मरण बता रहे हैं। ठीक है, रिद्धिमा ध्यान की कमी से क्या है, पीड़ित है और वह शिशु जैसा व्यवहार करती है, ये समायोजन कौन सा कहलाता है, तो इसमें अगेन वही आ जाएगा, वही ध्यान की कमी से पीड़ित है और शिशु जैसा क्या कर रही है, व्यवहार कर रही है, बच्चे जैसा व्यवहार कर रही है, वापस क्या है, पीछे की तरफ लौट रही है, तो वही आ जाएगा प्रतिगमन। ठीक है, ये देखो 2022 में पूछ लिया, ये 23 में पूछ लिया रीट में, ये तो फर्स्ट ग्रेड में ही पूछा था। किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों और अवगुणों का अनुकरण करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, तो ये आपको अभी खूब बताया है आराम से। क्या कहलाता है कि कोई व्यक्ति अपनी क्रिया और व्यवहार से दूसरे व्यक्ति की क्रिया व्यवहार को अपनाता है, तो उसको हम तादात्म्यकरण कहते हैं। आराम से ये आपको बताया है। ठीक है, तादात्म्यकरण बताया है, तो ये हो गया। ये भी लिखा है इन्होंने भी, ताद प्लस आत्मीकरण। ताद मतलब उस जैसा, आत्मीकरण मतलब अपने आप में देखना। तो किसी बड़े व्यक्ति जैसा अपने आप को मानना या समझना ही क्या कहलाता है, तादात्म्यकरण कहलाता है। दूसरे के जैसे क्या करना है, व्यवहार अपनाना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, एक बुढ़िया का उसके घर पर क्या था, प्रभुत्व था और उसकी तीनों चारे बहुएं क्या है, उससे डरती थी बुढ़िया से, क्योंकि बुढ़िया का क्या था भाई, क्रोधी टाइप का स्वभाव था और अपने हमेशा क्या करती थी बुढ़िया, तो अपनी जो बहुएं थी उन पर रौब जमा के रखती थी और ताना मारती रहती थी, खरी खोटी कहती रहती थी, बोलती रहती थी आपको कुछ काम धाम नहीं करती है, ऐसे वैसे। तो सारे दिन खरी खोटी कहती रहती थी, ताना मारती रहती थी, एक दूसरे से मतलब इधर उधर पड़ोस में बुराई करती रहती थी। इस टाइप की जो भाई उन्हें सास मिली थी, बुढ़िया मिली थी। ठीक है, तो एक दिन क्या हो गया, एक दिन जो है बुढ़िया को किसी कारण बाहर जाना पड़ गया, तो उसने घर की कमान क्या दे दी भाई, बड़ी बहू को दे दी। थोड़े समय बाद बुढ़िया की तरह का व्यवहार बड़ी बहू भी करने लगी और इसे तादात्म्यकरण कहते हैं। अब बड़ी बहू ने क्या सोचा भाई कि ये अपने ऊपर सारा गुस्सा निकाल रही थी, अब अपन को पूरा क्या दे के गई है, घर की कमान दे के गई है, तो मैं इसकी तरह व्यवहार करूँ। ठीक है, तो जो बड़ी बहू है वो अपना रोब झाड़ने लगी यहाँ पे, बाकी की जो बहू है बच्ची उन पे। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपनी जो सास थी भाई बुढ़िया थी, उसका व्यवहार अपना लिया ना यहाँ पे, तो बुढ़िया की तरह जो था व्यवहार वो इतने बड़ी बहू ने अपना लिया, इसी को तादात्म्यकरण कहते हैं। तो आई होप अब आप इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तादात्म्यकरण में क्या हो गया कि भाई दूसरे की तरह जो भी व्यवहार है उसके जैसा व्यवहार आप करने लग जाएंगे, उसी को तादात्म्यकरण कह रहे हैं सीधी भाषा में। ठीक है, तादात्म्यकरण देख लिया हमने और प्रतिगमन देख लिया। प्रतिगमन में क्या कर रहे हैं, इस प्रतिगमन में पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, पास्ट में जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या कर रहे हैं, दूसरे की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक 15 वर्ष का लड़का एक मशहूर नायक के पहनावे, आदतों और विशेषताओं का अनुकरण करता है, ये कौन सा तरीका है, तो वही बात हो गई भाई, दूसरे की तरह अनुकरण कर रहे हैं। मशहूर नायक है, एक्टर है, उनकी तरह क्या कर रहा है भाई, ये 15 वर्ष का जो लड़का है ये बनना चाहता है, तो उनकी जैसे ही कपड़े पहन रहा है, आदत और विशेषता अपना रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा तादात्म्यकरण। तो तादात्म्यकरण बिल्कुल राइट है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी बीएड में प्रवेश चाहता है, बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और वह क्या हो जाता है, असफल हो जाता है भाई, फेल हो जाता है। पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल ही होएगा और क्या करेगा, और वह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। अब फेल तो खुद हो गया, लेकिन सबसे क्या बोल रहा है कि मैं तो अध्यापक बनना ही नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तो भाई बीएड जो है उसमें मैं पास भी हो गया था, तो मैंने करनी ही नहीं थी, तो ऐसे यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो इसमें वो क्या कर रहा है, यहाँ पे युक्तिकरण कर रहा है। क्या कर रहा है, तर्क देता फिर रहा है सबको कि मुझे तो जो है भाई टीचर बनना ही नहीं था, इसलिए मैं तो बीएड परीक्षा में यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे यही बोला है तर्क संगतिकरण युक्तिकरण औचित्य स्थापन में कि इस युक्ति द्वारा व्यक्ति अपनी असफलता जो होती है, फेलियर जो होती है, इसके कारण वास्तविक कारण के कारण अन्य कोई कारण बता देता है और असफलता का दोष अन्य कारणों पे मढ़ देता है। तो ऐसा ही इसने किया। क्या किया भाई, बीएड एग्जाम में फेल हो गया और सबसे कह रहा है कि मैं तो अध्यापक बनना ही नहीं चाहता, तो अपनी असफलता को छुपाता फिर रहा है सबसे। ठीक है, तो कुछ और कारण क्या बता रहा है, मैं तो अध्यापक बनना ही नहीं चाहता। तो ये अन्य कारण बता दिया इसने, असफलता को छुपा लिया, फेलियर को छुपा लिया, अन्य कारणों पे मढ़ दिया और किसी भी क्रिया कार्य को तार्किक कारणों से औचित्य सिद्ध करके अपने मानसिक तनाव को दूर कर लेता है। यही तर्क संगतिकरण कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल ये लिखे हुए हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगर आपको डांस करना नहीं आता है तो आप क्या बोलेंगे भाई कि ये तो आंगन ही टेढ़ा है, हमारी कोई गलती नहीं है, हमें तो डांस करना आता है। ठीक है, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये आपको सबको पता ही है। और अंगूर जो हैं, अंगूर खट्टे हैं। अगर आपके अंगूर जो भाई है हाथ ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आपने वो लोमड़ी वाली कहानी तो सुनी होगी, तो उसमें यही बोलते हैं कि भाई अंगूर क्या हैं, खट्टे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और हैं अपने पास में। जब एक व्यक्ति क्या करता है, अपने कार्य या व्यवहार को किसी युक्ति का सहारा लेके उचित सिद्ध करने का प्रयास करता है, तो ये रक्षात्मक युक्ति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? उचित सिद्ध कर रहा है किसी युक्ति का सहारा लेके, तो वही है असफलता को छुपा रहा है, युक्ति का सहारा ले रहा है और सही सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या कर रहा है भाई, तर्क संगतिकरण कर रहा है। क्या कर रहा है, तर्क संगतिकरण कर रहा है यहाँ पे। और इसका क्या नाम था दूसरा, तो इसका दूसरा नाम था क्या, युक्तिकरण। क्या था, एक तो युक्तिकरण था और दूसरा एक और नाम था, 3 नाम थे इसके। तो ये था औचित्य स्थापन। ठीक है, औचित्य स्थापन आए, तर्क संगतिकरण आए, या फिर आपके पास में ये आ जाए क्या, युक्तिकरण। तो क्या करना है आपको, यही करना है कि युक्ति का सहारा ले रहा है और क्या कर रहा है, तर्क संगत उचित सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, रिसेंटली ही पूछा था पीटीआई एग्ज़ाम में 2023 में। हर्ष जो है भाई, अब हर्ष आ गया। हर्ष क्या कर रहा है, जेईई एडवांस की एग्ज़ाम दे रहा है, लेकिन भाई ये भी पास नहीं हो पाया, उत्तीर्ण नहीं हो पाया। तो वही इसका दोषारोपण किसको देता है, क्वेश्चन पेपर निर्माता को देता है कि क्वेश्चन पेपर जो है वही क्या है, बहुत ही बेकार आ गया, बहुत ही टफ आ गया, इसलिए मैं तो पास नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तर्क दे रहा है सबको, खुद फेल हो गया वो नहीं बता रहा, बोल रहा है एग्जामिनर पे क्या कर रहा है, सारा ब्लेम डाल रहा है कि एग्जामिनर ने पेपर ऐसा बना दिया, ऐसा वैसा। तो ये यहाँ पे बोल रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, तर्क संगतिकरण का हो गया ना, युक्तिकरण, तर्क सुझा रहा है। ठीक है, और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब है एक विकलांग बालक जो है, एक विकलांग बालक क्या कर रहा है, अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आ गया, ये किस प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे? तो ये अभी पहले क्वेश्चन आया था ना, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने कौन सा ऑप्शन लगाया था भाई, तो उसमें हमने उन्मादीकरण लगा लिया था। हाँ, उन्मादीकरण लगाया था, क्योंकि वहाँ पे ये जो क्षतिपूर्ति का ऑप्शन है ये नहीं दिया गया था, कंपनसेशन नहीं दिया गया था, इसलिए हमें वो लगाना पड़ा और आरपीएससी ने उसको सही मान लिया था। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है, तो यही यहाँ पे सबसे सही है। क्षतिपूर्ति आए तो क्षतिपूर्ति करना है। जब क्या हो भाई, विकलांग बालक आए और वो अपनी मेहनत के दम पे क्या आ जाए, कक्षा में फर्स्ट आ जाए। ठीक है, तो यही लिखा है कि जब व्यक्ति जो है कोई ऐसी इच्छा हो जिसकी पूर्ति अब संभव नहीं हो, इसकी पूर्ति कृत्रिम या बनावटी या अन्य तरीके से की जा सके, उसको क्षतिपूर्ति कहते हैं। जैसे कि क्या है भाई, एग्जाम्पल इन्होंने भी दिया है एक औरत की उम्र के साथ उसका कद कम बढ़ा, उसकी पूर्ति के लिए उसने क्या कर लिया, ऊंची एडी के सैंडल पहन दिए। क्या कर लिया भाई, एक जो लेडीज़ थी उसकी जो है भाई एज के साथ हाइट कम रह गई, तो हाइट कम रह गई तो अब क्या कर रही है वो, ऐसे तो है नहीं कि भाई हाइट कम रह गई, वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, क्षतिपूर्ति कर रही है, कंपनसेशन कर रही है। कैसे कर रही है, तो वो ऊंची एडी के सैंडल जूते जो है वो पहन रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्षतिपूर्ति कर ली, दिव्यांग जो है विकलांग बालक उसने मेहनत करके क्या कर लिया, कक्षा में प्रथम आ गया, कंपनसेशन पूरा कर लिया। ठीक है, जब एक विद्यार्थी स्वयं की असफलता का दोष असहयोगी कारकों को देता है तो अवांछित व्यवहार से ध्यान हट जाए, क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा भाई प्रक्षेपण। क्या कहलाएगा, प्रक्षेपण। तो अपना जो दोष है वो दूसरों पे आरोपित करेंगे, इसमें क्या करेंगे, अपना दोष जो है दूसरों पे आरोपित करेंगे। ठीक है,
तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रक्षेपण आ जाएगा। अपने जैसा दूसरों में देखना या अपनी कमियों को दूसरों में देखना, ठीक है, या फिर अपना दोष जो है दूसरों पे आरोपित करना, ये सब इसमें हो गया। व्यक्ति अपनी असफलता का दोषारोपण अन्य किसी व्यक्ति या स्थिति पर कर देता है। जैसे कि क्या है, पुलिस वाले ने वाहन चालक को रोका। अब पुलिस वाले ने वाहन चालक को रोक लिया, पुलिस बोल रही है कि हेलमेट नहीं पहना है, लाइसेंस है, चल चालान कटा। पुलिस वाला क्या बोल रहा है वाहन चालक को कि तूने हेलमेट भी नहीं पहन रखा, लाइसेंस भी नहीं है, तो चल क्या कर, चालान कटा, ठीक है। अब वाहन चालक क्या बोल रहा है भाई, जो है जिसको रोका है ये बोल रहा है, क्या साहब आप तो बस वो देखो, वह बिना हेलमेट निकल गया, वो देखो 3 बैठ के जा रहे हैं, वो देखो ओवरलोड बस जा रही है, बस आपको तो मेरे को ही पकड़ना था। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। हमारे सामने भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो हम भी यही बोलते हैं कि देखिए सर, वो देखो आपके सामने से वो 3 बैठ के जा रहे हैं, उनको आपने नहीं रोका, उन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा, उनकी जो बस जा रही है वो ओवरलोडेड जा रही है, उन्होंने कार में सीट बेल्ट नहीं लगा रखा, लेकिन आपको तो पता नहीं क्या जची जो आपने तो मेरे को ही रोक लिया। तो ये क्या कह रहा है, वाहन चालक कह रहा है, तो क्या कह रहा है, अपनी जो गलती है वो तो नहीं मान रहा कि मैंने तो हेलमेट नहीं पहना, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, ये नहीं है, खुद की गलती नहीं मान रहा, दूसरों को वो कह रहा है कि इनको आपने वो नहीं किया और मुझे पकड़ लिया। तो ये आ गया भाई किसमें, प्रक्षेपण में, ठीक है। तो प्रक्षेपण और जो ये है तर्क संगतिकरण, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। तो तर्क संगतिकरण में तो क्या कर रहा है, वो युक्ति का सहारा ले रहा है, अपनी जो क्या है असफलता उसको छुपाने के लिए तर्क का सहारा ले रहा है, तर्क का सहारा ले रहा है, ठीक है, असफलता को छुपाने के लिए। यहाँ पे वो क्या है, दूसरों को एग्जाम्पल दे रहा है कि दूसरे पे सारा ये दोष मढ़ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में नकल करने वाले एक विद्यार्थी का कहना है कि सभी परीक्षा में नकल कर रहे हैं, विद्यार्थी द्वारा किस समायोजन युक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। परीक्षा में नकल करने वाला एक विद्यार्थी कह रहा है कि सभी नकल कर रहे हैं, तो प्रतिगमन में आया, तादात्म्य में, प्रक्षेपण में या उदात्तीकरण में। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया कि भाई सभी नकल कर रहे हैं, तो ये हो गया प्रक्षेपण का, ठीक है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जो एक साक्षात्कार में नौकरी पाने में असफल हो जाता है, अपने भाग्य और बुरी किस्मत को उत्तरदायी ठहराता है, इस आत्मरक्षा को युक्ति को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है भाई कि एक जो भाई व्यक्ति है उसका कोई इंटरव्यू है, साक्षात्कार है नौकरी के लिए, लेकिन वो उसमें फेल हो गया, तो फेल हो गया तो क्या कह रहा है, अपने भाग्य को और बुरी किस्मत को उत्तरदायी ठहरा रहा है, तो इसको क्या कह रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं क्या, प्रक्षेपण, ठीक है, प्रक्षेपण। चलिए नेक्स्ट है, एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता है, यह उदाहरण किसका है। तो इसमें क्या हो गया भाई, डांट तो क्या है, गुरुजी ने बड़े भाई को दिया और उसने क्या किया, बड़े भाई ने घर पे आके सारा गुस्सा जो है अपने छोटे भाई पे निकाल दिया। तो इसमें क्या हो गया भाई, प्रतिस्थापन हो गया, क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया, विस्थापन, ट्रांसफ़र, ये सब इसमें हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये थर्ड हो जाएगा यहाँ पे सही। विस्थापन प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक व्यक्ति अपने गुस्से का प्रदर्शन सीधा उस व्यक्ति पर नहीं कर पाता जिस पे उसको गुस्सा आ रहा है, बल्कि अपने से कमज़ोर या निम्न स्तर के व्यक्ति पे करता है, उसको विस्थापन कहते हैं। तो ये अपना एग्जाम्पल यहाँ पे सही है ही कि भाई जो है बड़े भैया जी को डांट पड़ गई स्कूल में टीचर से, लेकिन अब टीचर को थोड़ी डांट सकते हैं, उनको जवाब थोड़ी दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, अपना जो छोटा भाई है घर में उसके ऊपर आके सारा गुस्सा निकाल दिया, उसको मार दिया, पीट दिया बेचारे को बेवजह ही। तो क्या है, इसको विस्थापन बोल दिया, विस्थापन प्रतिस्थापन। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपनी मौलिक लक्ष्य और इच्छा के स्थान पे जो है अन्य लक्ष्य या इच्छा अपना लेता है, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि ऑफिस में जो है भाई बड़े अधिकारी से डांट खा के कर्मचारी क्या करता है, घर पे आके बच्चों से और जो है अपनी पत्नी से और भी जो भी घर के मेंबर से उन पे गुस्सा निकालता है, ठीक है। ऑफिस में अगर कुछ डांट पड़ गई तो क्या है, घर पे आके सारा गुस्सा निकालेगा, ऑफिस वालों से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि नौकरी प्यारी है, अगर कुछ कह दिया तो फिर नौकरी से हटा देंगे, तो इस डर के मारे वहाँ कुछ नहीं कह सकते। तो कर्मचारी क्या करता है भाई, घर आके हार खार के पत्नी और बच्चों पे गुस्सा निकाल देता है, इसको विस्थापन प्रतिस्थापन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है भाई, डॉक्टर बनना चाहता है,
लेकिन अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना। और उसके द्वारा ये अपनाई प्रक्रिया कौन सा है भाई? क्या करना है भाई? डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके पास क्या है भाई? क्षमताएं नहीं है पर्याप्त, ठीक है। तो उसने क्या चुन लिया? प्रयोगशाला तकनीशियन, लैब टेक्नीशियन जो बनने की उसने सोच ली। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा अपने प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है, किसी से मिलने या बात करने से मना करता है, तो ये किस में आता है? क्या है भाई? इसमें क्या हो रहा है? प्रक्षेपण हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रक्षेपण हो रहा है। प्रक्षेपण में क्या करते हैं? सॉरी, प्रक्षेपण नहीं हो रहा, प्रक्षेपण तो हमने पहले ही देख लिया ना, प्रक्षेपण गलती से बता दिया। प्रक्षेपण तो क्या था? अपने दोस्त को क्या है दूसरों पे मन रहे थे, वो हेलमेट वाली जो स्टोरी थी, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है भाई? एक कमरे में बंद कर लिया, किसी से मिलने या बात करने से मना कर रहा है, तो क्या कर रहा है? यहाँ पे भाग रहे हैं परिस्थिति को देख के, ठीक है, परिस्थिति को देख रहे भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो पलायन वाला सही हो जाएगा यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो यही लिखा है, पलायन क्या है? परिस्थिति को देखकर पहले से ही भाग जाना या पहले ही मनोवृत्ति बना लेना, ये हो गया। अब एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती के पेपर में क्या है? 1 से 20 तक के प्रश्न विद्यार्थी को नहीं आए, तो विद्यार्थी सोचने लगता है अब तो वह फेल हो गया, उसे कोई नहीं बचा सकता। पूरा पेपर दिखे बिना ही वो मनोवृत्ति बना लेता है कि वो तो फेल हो गया, और ये मनोवृत्ति ही पलायन कहलाती है। तो ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। आपको भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल है, इसी से थोड़ी सीख लेनी है कि अगर आपको 1 से 20 तक के क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो आगे के जो भाई 21 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर में, उनको देखें। उनमें से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने पढ़ रखे हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस जो है बनाए रखें, उसको वहाँ पे लूज़ नहीं करें। ये नहीं सोचे कि मेरे को तो 1 से 20 तक के क्वेश्चन नहीं आ रहे तो मैं तो फेल हो गया, मेरी तो सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। तो इससे क्या है, आपकी मनोवृत्ति घटेगी, आप फेल होने का डर लाएंगे, तो आप क्या करेंगे? पलायन करेंगे, भागेंगे चीज़ों से, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको बहुत बढ़िया तरह से समझ में आया होगा, और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको जितना आता है उतना करना है। पेपर टफ है तो सबके लिए है, आसान है तो सबके लिए है, ठीक है। ऐसा आपको कुछ नहीं सोचना कि अब मेरे को नहीं आ रहा तो और सब ने तो कर दिया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्षात्मक तंत्र में एक व्यक्ति अपने काल्पनिक जगत में अपनी अनगिनत इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है और तनाव मुक्त हो जाता है? अब भाई काल्पनिक जगत है, ठीक है, तो उसमें तो क्या है, कितना ही घूम लो, अनगिनत इच्छाओं को पूरा कर लो और टेंशन फ्री हो जाओ। तो इसमें क्या है भाई? ये तो दिवा स्वप्न वाले जो है वही कर सकते हैं। डे ड्रीम, दिन में जो सपने देखेंगे वही कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सपनों को सच करना तो बहुत ही भारी काम है, ठीक है। तो दिवा स्वप्न वाले खुली आंखों से जो सपना देख रहे हैं वही क्या कर सकते हैं? इस काल्पनिक जगत में अनगिनत इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो लगभग क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, कोई 1-2 क्वेश्चन और बचे होंगे तो आप आराम से उनको देख सकते हैं, PDF है आपके पास में, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम की कमी की वजह से वो क्वेश्चन अपन नहीं ले पा रहे हैं। तो वैसे अपना लगभग पूरा अपन ने 95% से भी ज़्यादा पूरा कंप्लीट करा दिया चैप्टर 4 आपका। मेरी तरफ से ये पूरा एंड है। 2-4 क्वेश्चन कोई बच गए होंगे तो आप देख लेना, इतना सा आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 इसको अपन एंड समझते हैं आज की क्लास में, और मिलते हैं कल की क्लास में। उसका टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। तो कल की क्लास में जो है हम 5th चैप्टर है अपना संवेगात्मक बुद्धि शिक्षण अधिगम में इसका प्रयोग, तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ के आना है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है थोड़ा सा बता देते हैं। तो इसमें जो है भाई संवेगात्मक बुद्धि में व्यक्ति जो है व्यक्ति विशेष की उस समग्र क्षमता से जिसमें विचार प्रक्रिया का उपयोग करते हुए अपने और दूसरों के जो संवेग हैं भाई इमोशन से, इनको जानने समझने और उचित अनुभूति अभिव्यक्ति में सहायता करते हैं, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ के आना है, और जो है इसमें किस किस ने बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत दिए ये सब थोड़ा आपको देख के आना है। तो एक बार आप खुद से देख के आएंगे तो आपको यहाँ पे क्लास देखने के बाद और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर नहीं देख के आएंगे तो भी बेनिफिट तो मिलेगा ही, क्योंकि अपन अपना 100% देंगे।
पहले देख के आएंगे तो आपको बाद में नहीं पढ़ना पड़ेगा, बाद में देखेंगे तो पहले थोड़ा सा परेशान होना पड़ सकता है। वो आपके ऊपर है, आपके पास जैसे समय मिलता है, जैसे आप करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। और इसी के साथ में जो है अपनी ये साइकोलॉजी की जो क्लास है ये एंड हो जाएगी। मैंने मेरी तरफ से पूरी कम से कम वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, यूज़फुल कंटेंट देने की कोशिश की है। कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं किया है। कभी कभार कोई 1-2 वीडियो में आपसे बोल दिया होगा लाइक कमेंट का, तो उसके लिए 5 मिनट आपके वेस्ट किए होंगे। उसके अलावा पूरी 10 वीडियो अपनी हो जाएगी लगभग मनोविज्ञान की। उसमें कोई भी टाइप का आपका समय वेस्ट करने की कोई कोशिश नहीं की गई है, ठीक है। तो आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लगी हो मनोविज्ञान की, तो अपने जो छोटे भाई बहन है, कोई भाई जो रीट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, अगर कोई रीट की तैयारी कर रहा है, 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा है, आपकी जानकारी में है, कोई भी सब्जेक्ट से हो, क्योंकि ये तो सेम आता है और इसमें जो टॉपिक है वो तो कम से कम वो अभी कंप्लीट कर ले। बाकी जो है टॉपिक अपने बच रहे हैं मनोविज्ञान के, तो उनके लिए आप उनसे बोल सकते हैं कि भाई 1st ग्रेड की एग्ज़ाम के बाद में अपन जो है जून में ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 25 जून के बाद में बाकी का जो सिलेबस है वो हम वापस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी वो ये क्लासेस देख सकते हैं, और वो अगर आप उनको बताना ही चाहें तो ये मनोविज्ञान तो देख ही सकते हैं। साथ में क्या है भाई, राजस्थान हिस्ट्री भी देख सकते हैं। पूरी राजस्थान हिस्ट्री सेम है, कोई सा भी एग्ज़ाम दो, 2nd ग्रेड का दो, रीट का दो, या फिर कोई और भी दो, ठीक है। तो अगर किसी और की भी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थान हिस्ट्री में सेम सिलेबस रहता है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता। बस राजवंश दे दिए, सारे राजवंश पढ़ लो, ठीक है। सभ्यता दे दी, 4-5 सभ्यता पढ़ लो। और क्या दे दिया आपको, गुर्जर प्रतिहार वंश दे दिया, चौहान दे दिए, जालोर के, अजमेर के, तो चौहान वंश आ गया पूरा। लगभग सेम सिलेबस रहता है। तो राजस्थान हिस्ट्री पूरी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं कम से कम टाइम में, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के भी कुछ वीडियो हैं अपने पास में, थ्योरी में भी है और MCQ में भी है, तो वो भी आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप खुद नए चैनल पे नए हैं तो आप तो देख ही सकते हैं। तो इतना सा काम आप ज़रूर और कर सकते हैं, ताकि क्या है आपको भी थोड़ी सी बेस्ट विशेष मिल जाए कि हाँ हमें बढ़िया चैनल बताया है, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा अपनी क्या है परेशानी से फ्री हो जाएं और जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस करके मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएँ, ठीक है। तो आप किसी को अच्छी चीज़ बताएंगे तो आपको क्या है अच्छा ही मिलेगा, बुरा नहीं मिलेगा। तो अच्छा सजेस्ट करें, अपना चैनल है किसी और का चैनल है, तो एक दूसरे की हेल्प करते रहें, यही मेरा तो आपसे कहना है। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ज़बरदस्ती किसी से नहीं की जा सकती है। मैं आपके लिए कंटेंट ला रही हूँ क्योंकि मुझे आपको अच्छा कंटेंट देना पसंद है, ठीक है। तो जितना भी समय मिलता है मैं आपके लिए डेडिकेटेड करती हूँ। तो वो आपको एक ही काम करना है, कमेंट्स में, लाइक में, शेयर में कोई कमी नहीं रखनी है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अपना जो भी टाइम है, ठीक है, रेस्ट करने का टाइम रहता है, उसमें से आपको टाइम निकाल के वीडियो रिकॉर्ड करके दे रही हूँ, और कम से कम टाइम में। तो इतना सा आप कर सकते हैं जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और जितना हो सके मैं आपको करवा सकूँ, ठीक है। और आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो, इसी उम्मीद के साथ में आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और कल अपना जो है भाई साइकोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपकी जो है भाई 31 को सरप्राइज़ क्लास रहेगी, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए रहेगा। तो 31 को ही मिलते हैं फिर, ठीक है, 10 बजे। तो सब सरप्राइज़ के लिए सब रेडी रहें। तो आपको वो सरप्राइज़ वाली क्लास देख के मज़ा आ जाएगा कि हाँ कुछ कंटेंट दिया है, बढ़िया दिया है और कम से कम टाइम में दिया है। तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलें, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।